हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 फिजिक्स। एकदम शॉर्ट टाइम में विदाउट वेस्टिंग ऑफ मच टाइम, काम की बात करते हुए, कॉन्सेप्ट को घेरते हुए आज हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे। हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी टाइमिंग दी गई है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो भी टाइमिंग आप उस पर टच करेंगे तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे जिस क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 3.1। सो क्वेश्चन में आपको गिवन है से एक स्टोरेज बैटरी है जिस कार की जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट, इंटर रेजिस्टेंस 0.5 ओम, और आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है मैक्सिमम करंट। सो आई हैव दिस बैटरी, इट्स ईएमएफ इज 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज द फीचर और इनबिल्ट फीचर ऑफ दिस बैटरी, हाँ, दैट इज 0.5 ओम। अब इस बैटरी में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगी होगी जिसको मेंशन क्वेश्चन में नहीं किया गया। आपको कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं तो बस यही कहूंगा कि किसी भी सर्किट में अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगी है एक्सेप्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, तो भाई वो सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगी, वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। क्या हो जाएगा वहां पर? शॉर्ट सर्किट। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाए, ये वाला केस तो पॉसिबल है ही नहीं। बट आपको निकालना है इस क्वेश्चन में मैक्सिमम करंट। क्या निकालना है? मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि जो रेजिस्टेंस है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो सेल की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, ये तो इस गिवन सेल के लिए चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। बट आप ध्यान रखिए कि ये जो हमारी मैक्सिमम करंट अगर मुझे निकालना है तो ये जो कैपिटल आर है दैट मींस इंटरनल रेजिस्टेंस है, सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको मिनिमम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मिनिमम। अब मिनिमम कितना होता है? 0। लेकिन फिर वही बात कि अगर 0 होगा तो सर्किट हो जाएगी हमारी शॉर्ट सर्किट। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, तो फिर हमने माना कि भाई हमें मैक्सिमम करंट निकालना है, तो मैंने कहा भाई वैसे तो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस R, बट इस केस में हमें क्या करना है कि R को होना चाहिए एकदम 0, लेकिन 0 हम नहीं मान सकते, तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए हमने मान लिया फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, फॉर करंट टू बी मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम कब हो सकता है? जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा बैठे, या कहूं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा छोटी हो, सो दैट वी कैन नेग्लेक्ट इट। हाँ, तो हम इसको क्या कर पाए? हम इसको नेग्लेक्ट कर पाए, नेग्लेक्टिंग आर। तो मैक्सिमम करंट कब निकलेगा? कभी भी कंडीशन बन जाए मैक्सिमम करंट निकालने की, इस केस में जब आपको E और R गिवन है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो I max इज इक्वल टू जो गिवन है हमें दैट इज 12 वोल्ट अपॉन 0.5 ओम, 0.4 ओम कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आपका 30 एम्पियर ये करंट आ जाएगा। 30 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ करंट दैट कैन बी फ्लोन मैक्सिमम इन द सर्किट। ओके, नाउ तो ये हो गया 3.1। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3.2। तो 3.2 को हम पढ़ेंगे। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कनेक्टेड है। सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर। ओके, नाउ सो I have this battery having resistance और EMF 10 volt, internal resistance इसमें connected है 3 ohm and सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I is equal to 0.5 एम्पियर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर है बट हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ें पूछी हुई हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि बैटरी के टर्मिनल्स के बीच जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स V इज इक्वल टू I इंटू R से ये निकलेगा। तो इसके लिए मुझे निकालना है सबसे पहले कैपिटल R दैट मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो सेम फॉर्मूला लगाऊंगा मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। सो दिस विल बी I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई जो है कर दूंगा इसका। सो दिस विल बी दिस, सॉल्विंग इट फर्दर, सो आई आर इज इक्वल टू E माइनस आई आर एंड R इज इक्वल टू E माइनस आई आर अपॉन कैपिटल I। R इज इक्वल टू वैल्यूज प्लेस करने के बाद जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी
ठीक है। सो दिस इज योर 8.5 आ जाएगा ना, ये देखो 8.5 divided by 0.5, so this will be your 17 ohm। so एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गई 17 ohm। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है V इज इक्वल टू आई आर। सो V इज इक्वल टू 0.5 इंटू दिस, सो दिस इज योर 8.5 वोल्ट। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है 3.2, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 3.3, तो इसको ड्रॉ करता हूं और इसको इरेज। सो क्वेश्चन नंबर 3.3 में हमें गिवन है लाइक वी हैव थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट। In this question it is clearly mentioned that internal resistance is negligible। बहुत जरूरी पॉइंट है कि भाई internal resistance negligible है। That means I is equal to, या फिर चलो मैं ऐसा कह देता हूं कि E is equal to होता है IR इंटू IR, ये होता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है या फिर मैं कहूं जीरो है तो फिर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR, और यही तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, B इज इक्वल टू IR। तो जब ऐसा केस बन जाए कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपको क्या दी है नेग्लिजिबल, तो E और V उस केस में सेम कंसीडर करोगे। तो यहाँ पर अगर बहुत सारे बच्चों को EMF देखने से घबराहट होती है तो आप V लिख दो, उसमें कोई इश्यू थोड़ा ना है। ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन में आपसे तीन चीजें पूछी हुई हैं। दो, टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम तीनों को ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6 ओम, ये तो कोई टोटल रेजिस्टेंस। नाउ अभी आपसे कह रहा है कि ऑब्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हाँ, आपको इस देखो याद रखिए, जब भी करंट के रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस आएगी वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा या कहूं पोटेंशियल चेंज होगा। क्लियर नाउ, तो पोटेंशियल चेंज होगा तो इसके रास्ते में तीन रेजिस्टेंसेस आ रही हैं, तो इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज होगा। क्लियर। की नोट क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है बट पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हर किसी के अक्रॉस चेंज होती है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ तो V1 आप कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी I इंटू R1, V2 will be I into R2, V3 will be I into R3। इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा I, सो I कितना हो जाएगा V अपॉन R। I कितना है V अपॉन R, और V कितना है समझे ओवरऑल V दैट इज 12, ओवरऑल V 12 है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस 6 है, तो यहां से आपका ओवरऑल करंट आ गया 2 एम्पियर। नाउ पुट दिस वैल्यू 2 एम्पियर ओवर हियर। नाउ 2 into 1 इज इक्वल टू पहले वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट मीन्स 2 वोल्ट। ठीक है। नाउ दूसरे वाले के अक्रॉस I इंटू R3, तो I कितना है 2 एम्पियर इंटू R2 कितना है 2, सो दूसरे वाले के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू जो चेंज होगी दैट विल बी 4 वोल्ट, और यहाँ पर 2 into 3, सो दिस विल बी 6 वोल्ट। तो यहाँ पर ये हो गया 6 वोल्ट, तो 6 4 10 और तो 12, सो V1 + V2 + V3 विल अगेन कम टू 12 वोल्ट। ठीक है। सो दिस इज 12 वोल्ट। क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 3.4 में हमारे पास गिवन है कि लेट्स से वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड दिस रेजिस्टेंसेस आर अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके नाउ सो हियर वी हैव थ्री रेजिस्टेंसेस, R1 is equal to ohm, R2 is equal to 4 ohm, R3 is equal to 5 ohm, and this combination is connected to a 20 volt बैटरी। नाउ तो अभी आपको इसके अंदर एक कंडीशन गिवन है कि सपोज वी हैव अ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो मतलब आपको स्मॉल r तो कंसीडर करना ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज नेग्लिजिबल दे दिया। टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकल जाएगा, फिर करंट निकालेंगे, फिर करंट इन ईच ब्रांच या फिर करंट इन ईच रेजिस्टेंस निकालना। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी 1/r इज इक्वल टू दिस वन। नाउ तो आपको करना है 1/r1, सो दिस इज 1/r2, 1/r3। ठीक है, एलसीएम ले लो यहाँ से, तो आपका ये 20 आ जाएगा, 20, इसके बाद ये 10 + 5 + 4 दिस विल बी 19/20 एंड 1/r इज इक्वल टू, अगर आप इसको 1/r को फ्लिप कर दोगे तो r इज इक्वल टू 20/19 ओम हो जाएगा। क्लियर है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। नाउ टोटल करंट, भाई करंट अगर आपको निकालना है, करंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है B/R, I इज इक्वल टू, तो भाई V कितना है 20/R कितना है 20/90, फ्लिप कर दो इसको 20
अप इंटू 19/20। सो यहाँ से I इज इक्वल टू आ गया आपके पास 19 ओम, ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट्स 19 एम्पियर, कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कि भाई करंट इन ईच ब्रांच निकालने में प्रॉब्लम हो, बट ये क्वेश्चन जो है ऑल्दो 10th क्लास से बिलोंग करता है, आपको 12th में दे दिया, तो आपको करंट निकालना है हर एक ब्रांच के अंदर। सो हमने मान लिया कि भाई यहाँ पर जो करंट है से आई जा रहा होगा, इसके बाद करंट 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया और यही करंट हमें फिर कैलकुलेट कर लेना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, I1 इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। अगर I1 है तो V अपॉन R1 हो जाएगा। बोला सर V1 अपॉन R1 नहीं हो सकता क्या? नहीं, बिकॉज आपको समझना है कि यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो सेम रहता है, वो कॉमन रहता है सभी रेजिस्टेंसेस के लिए, जबकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इनकेस अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिया होता तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता और वोल्टेज क्या होता सबके लिए अलग अलग हो जाता, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें उल्टा है, इसमें करंट सबके लिए अलग अलग है और वोल्टेज सबके लिए सेम। सो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 एंड V गिवन है आपको 20 अपॉन R1 की वैल्यू है 2। सो पहले वाले ब्रांच में आएगा 10 एम्पियर। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू 20 अपॉन R2 गिवन है आपको 4, सो दिस विल बी 5 एम्पियर। सिमिलरली I3 निकालोगे सो दिस विल बी 4 एम्पियर। चेक कर लो तो आपको टोटल करंट आपको 10 + 5 + 4 19 एम्पियर ही मिलेगा। सो दिस इज योर करेक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3.5 पर 3.5 हमें जो गिवन है दैट इज फ्रॉम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको दिया जा रहा है एक हीटिंग एलिमेंट जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है। 100 ओम रेजिस्टेंस 27 डिग्री सेल्सियस पर है। बट अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सिंस ये अलॉय है या मेटल होगा तो फिर दोनों ही केसेस में रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। तो 100 ओम रेजिस्टेंस है तो उस समय टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। देन टेम्परेचर बढ़ा होगा तो इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ गई, तो हमें रेजिस्टेंस हो गई 117 ओम। तो हमें बताना है कि कितने टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टेंस 100 से 117 ओम हुई। से थर्मल कोएफिशिएंट या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ दिस मटेरियल इज 1.7 × 4 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये अल्फा एक्चुअल में होता क्या है। अल्फा का मतलब है कि भाई यदि आप देखिए, मैं सिंपल सी बात बहुत आसान सी भाषा में आपको बताता हूं कि अगर आप किसी मेटल या अलॉय का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे उस मेटल या अलॉय की रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। लेकिन आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी बढ़ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दैट मेजरमेंट इज अल्फा, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, या फिर मैं कहूं इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है नाउ। तो फॉर्मूला हो जाता है आपका R2 - R1 अपॉन R1 इंटू T2 - T1। सो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो गया आपका अल्फा का। क्लियर है। बस अब आपको इस फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट करिए और आंसर निकाल दो। R2 - R1 करोगे सो आपका 17 आ जाएगा। R1 की वैल्यू 100 है, देखो जरा। T2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। T1 की वैल्यू हमें पता है 27 डिग्री सेल्सियस है। अल्फा की वैल्यू और यहीं पर पुट कर दो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.7 × 4 पर डिग्री सेल्सियस। नाउ तो अभी देखिए यहां से आपको T2 निकालना है ना, तो निकाल दोगे जरा, चेक करो। ये पहुंच जाएगा T2 - 27 ऊपर पहुंचा दूं मैं, ठीक है, इज इक्वल टू 17 अपॉन 100 इंटू 1.7 × 4, ठीक है। नाउ यहां से ये बचेगा 10 - 2, ठीक है। नाउ T2 इज इक्वल टू T2 - 27 इज इक्वल टू, ये 10 - 2 पर पहुंचेगा तो 1700 हो जाएगा। 1.7 ये एक और जीरो लग गई तो 17,000 और ये 17, तो दैट इज T2 इज इक्वल टू 1000। T2 - 27 इज इक्वल टू 1000। T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन समझ रहे हो
कि 27 डिग्री सेल्सियस 17 ओम रेजिस्टेंस बढ़ाने में इसको 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना पड़ेगा। दैट मीन्स 1027 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाएगा जब इसकी रेजिस्टेंस इतनी हो पाएगी। समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा वैल्यू ये। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3.5। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 3.6। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3.6 में हमें देखना है कि भाई आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, वायर का लेंथ दी है, रेजिस्टेंस दी है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों सेम टर्म होते हैं, अलग अलग नहीं है। तो बस आपको सिंपल फॉर्मूला पुट करना है। आर इज इक्वल टू आपने पढ़ा हुआ है रो एल अपॉन ए होता है। सो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो जाएगा। अब आर क्या है? यहाँ पे आर है 5 ओम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में आपको लेंथ गिवन है एंड लेंथ ऑफ वायर इज 15। तो 5 3 जा दिस एंड दिस विल बी, सो रो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 × 10⁻⁷। और यहाँ पर आपको यूनिट का ध्यान रखना है, दैट विल बी ओम इंटू मीटर। यूनिट के बाद सब कुछ ठीक है। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3.7। हमें गिवन है कि हमारे पास एक वायर है, उस वायर की रेजिस्टेंस है 2.1 ओम एट द टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर को बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस किया गया तो इस समय इसकी रेजिस्टेंस 2.7 ओम हो गई। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर अल्फा की वैल्यू आपको पता करनी है। तो भाई अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाइए R2 - R1 अपॉन R1 इंटू T2 - T1। क्लियर है? अगर आप यहां से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो R2 की वैल्यू कितनी है? 2.7 माइनस 2.1 अपॉन 2.1 इंटू T2 - T1। T2 - T1 करोगे सो आपके पास आ जाएगा 72.5, है ना। मतलब 100 माइनस 27.5, ठीक है। जो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.00394। जस्ट अभी आंसर को चेक किया हुआ है मैंने, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा यूनिट विल बी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पर डिग्री सेल्सियस, और आप इसी को जो है ना और लगा के लिख सकते हैं 0.00394 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक। नाउ तो अल्फा की वैल्यू आपने निकाल दी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3.8। स्टूडेंट्स नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3.8। ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है एज नॉर्मल क्वेश्चंस, बट इस क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि कह क्या रहा है, लैंग्वेज क्या है। तो मैं आपको इसको पढ़ पढ़ के जो है क्लियर कराता जाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है एक हीटिंग एलिमेंट है जो कि नाइक्रोम वायर का बना हुआ है, इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, ड्रॉज इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। मान के चलिए कि ये अपने पास एक हीटिंग एलिमेंट हो गया, इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी और ये कनेक्टेड है 230 वोल्ट सप्लाई से, ठीक है। मैं इसके पास कुछ रेजिस्टेंस बना देता हूं नाउ। तो कह रहा है कि ड्रॉज इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। इनिशियली 3.2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होता है नाउ, विच सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकंड्स टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। तो पहले जो करंट फ्लो हो रहा था दैट इज 3.2 एम्पियर, लेकिन ये करंट सेटल हो जाता है 2.8 एम्पियर पर। आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। मतलब पहले करंट 3.2 एम्पियर था, बट इस सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ गई होगी तो 2.8 एम्पियर करंट अब इसमें फ्लो हो पा रहा है। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ी होगी? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ गया होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ गया होगा और इस टेम्परेचर पर यह करंट स्टेडी हो गया, समझे। इस टेम्परेचर पर करंट स्टेडी हो गया और टेम्परेचर अब और नहीं बढ़ रहा है, अदरवाइज रेजिस्टेंस और बढ़ती। लेकिन उसमें क्या दिया है? विद अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। स्टेडी टेम्परेचर का मतलब है कि भाई वो टेम्परेचर जो अब और चेंज नहीं हो रहा है, वो टेम्परेचर जो कांस्टेंट हो गया। तो भाई टेम्परेचर कौन सा कांस्टेंट हुआ है? ये वाला हुआ है। तो ये हमें T2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने दिया है ना व्हाट इज द, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर। तो भाई हमें कैसे पता कि स्टेडी टेम्परेचर T2 होगा कि T1 होगा? लेकिन क्वेश्चन में उसने लिख के दिया है कि स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट, कि करंट की वैल्यू ये हो गई कांस्टेंट, ये हो गई स्टेडी, तो फिर इस टेम्परेचर को आप स्टेडी टेम्परेचर मानेंगे नाउ। तो अभी देखिए रूम टेम्परेचर 27 गिवन है, तो T1 इज इक्वल टू 27। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है स्टेडी टेम्परेचर, दैट मींस T2 निकालना है, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा?
आप यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। अभी अल्फा की वैल्यू जो गिवन है आपको दैट इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अभी आपको R2 R1 गिवन नहीं है तो निकालना पड़ेगी। अब R2 कैसे निकालेंगे, तो पहले R1 निकाल लें। R1 क्या होगा V अपॉन I1, ठीक है, मतलब पहले जो वोल्टेज था 230 अपॉन I1, पहले कितना करंट था 3.2, कैलकुलेट करोगे, मैंने ऊपर वैल्यूज पुट करके जो है लिख करके रख दी है, तो 71.9 ओम आ रही है। इसी तरह से आप R2 निकालोगे V अपॉन I2, मतलब जब वोल्टेज 230 था तो करंट आपका 2.8 एम्पियर फ्लो हो रहा था, तो 230 अपॉन 2.8 एम्पियर इज इक्वल टू, यहाँ से जाएगा तो 82.1 ओम हो जाएगा। क्लियर है ना। अभी ध्यान दो, तो यहाँ पर आपको R2 माइनस R1 पुट करोगे तो 82.1 माइनस 71.9 अपॉन 71.9 इंटू T2 माइनस T1। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस T2 माइनस T1। तो T1 की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है 27। यहाँ से आप इसका जो है इसको नीचे लेके आ जाओ तो ये आपका हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, ये कुछ भी बच जाए अपना 82.1 माइनस 71.9 अपॉन 71.9 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। 10 टू द पावर माइनस 4 अगर ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से T2 माइनस T1 की वैल्यू जो है दैट इज 27। तो T2 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो NCERT बुक में जो है आंसर डायरेक्ट आप चेक करें इसका, सो यू विल गेट 867 डिग्री सेल्सियस, 867 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से इस तरह से ये सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3.9। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3.9 में हमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा एक नेटवर्क बना करके दे दिया है और हमसे कहा है कि भाई फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा क्या ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड होगा तो सिंपल से जो है ये हट जाएगी ये वाली ब्रांच और आराम से जो है ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर बैलेंस्ड नहीं है तो फिर हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके बड़ी सी लेंथी सी इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं पहले। देखिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S, यही होती है ना। नाउ तो ये P है ये Q है, तो 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू RS 5 अपॉन 10। सॉल्व करने पर आता है आपका 2:1 इज इक्वल टू 1:2। तो ये कंडीशन जो है ना ये बराबर नहीं है, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन नहीं है। तो फिर मुझे इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। अभी किरचॉफ वोल्टेज के लिए क्या करना पड़ेगा, KVL के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो करंट डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये बैटरी है, इसमें से करंट निकला से I। अब ये I करंट को दो रास्ते मिल गए, एक हो गया I1 यहाँ और मान के चलिए I2 यहाँ चला गया। अब I1 जो ऊपर जा रहा था इसका कुछ पार्ट से I3 नीचे चला गया, तो I1 में से I3 निकल गया तो इस ब्रांच में पहुंचेगा I1 माइनस I3। अब I3 आ रहा है नीचे, I3 नीचे आ रहा है और यहां से आ रहा है I2, तो I2 और I3 मिलके यहां पे क्या बनाएंगे I2 प्लस I3। इस पॉइंट पर I1 माइनस I3 I2 प्लस I3 मिलके बनाएंगे I1 प्लस I2। ऐड कर दो आपको पता पड़ जाएगा। और I1 प्लस I2 क्या होता है, देखो I करंट गया I1 प्लस I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो I1 प्लस I2 क्या होता है सिंपल I, तो ये I करंट यहां से फ्लो हो रहा है। तो ये है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। KVL लॉ अप्लाई करने के लिए सभी टीचर्स अलग अलग डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम जो इस क्वेश्चन में डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से कि अगर मेरी कैलकुलेशन की डायरेक्शन, मेरे मूव करने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है तो फिर पॉजिटिव साइन लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव। अगर मैं बैटरी में नेगेटिव टू पॉजिटिव एंटर कर रहा हूं तो मैं नेगेटिव साइन लूंगा, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव एंटर कर रहा हूं तो मैं नेगेटिव मतलब पॉजिटिव साइन लूंगा, समझे ना। जिस टर्मिनल से एंटर करूंगा उस टर्मिनल के जैसा साइन में कंसीडर यहां पर करूंगा, बस इतनी सी बात है। तो हमने कैलकुलेशन की डायरेक्शन मान ली से आप इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो देखो सिंपल सी बात, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि भाई सम ऑफ ऑल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज 0। तो सबसे पहले मैंने क्लोज लूप कंसीडर कर ले रहा हूं इन ABDA। ओके नाउ ABDA, इस ABDA में देखो करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट कितना I1 और रेजिस्टेंस कितनी है 10,
तो 10 इंटू I1, देखो मैं जा रहा हूं A टू B और करंट भी जा रहा है इन द सेम डायरेक्शन, तो प्लस साइन लगा दिया। अब B टू D, मुझे जाना है B टू D, तो B से लेके D तक और करंट भी जा रहा है इन द सेम डायरेक्शन, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस 5 प्लस लगाऊंगा 5 इंटू I3, ठीक है। अभी मुझे जाना है D टू A, लेकिन करंट आ रहा है उल्टा, तो लगाऊंगा माइनस साइन, -5 I2 इज इक्वल टू 0। अगर यहां से मैं 5 कॉमन निकाल दूं तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ अभी आप वर्क करेंगे इन लूप, कौन से लूप में वर्क कर लें, बी सी डी बी, क्लियर है। नाउ अभी देखिए B से लेके C तक अगर मुझे जाना है फ्रॉम B टू C, तो करंट चेक करो, उसमें करंट भी इन द सेम डायरेक्शन है B टू C, तो यहां पर I इंटू R, तो 5I1 माइनस I3, ठीक है, पॉजिटिव साइन आएगा। अब मुझे जाना है C टू D, BC CD DB, तो C टू D में जा रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन मैंने ये कंसीडर किया ना। नाउ तो C टू D, बट करंट ऑपोजिट डायरेक्शन है, माइनस साइन, माइनस 10 I2 माइनस I2 प्लस I3, ठीक है। नाउ अभी देखिए इसमें D टू B जाना है बट करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस साइन लगा दिया, उल्टी डायरेक्शन है करंट, इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो भाई यहीं से 5 को बाहर निकाल दो, तो ये बचेगा आपका 5 कॉमन ले लो ना, इसका, तो I1 माइनस I3 माइनस 2I2 प्लस I3 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो I1 माइनस I3 माइनस 2I2 माइनस मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर, तो क्या बच गया, देखो जरा, ये I3 2I3 4I3, ठीक है। तो यहां पर हो गया 4I3, ठीक, माइनस 2I2, और क्या भाई ये कंसीडर कर लिया सब कुछ, और ये आपका I1, तो I1 माइनस 4I3 माइनस 2I2, दिस बिकेम योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये काम बन गया। नाउ अभी हम आ जाते हैं इन लूप, कौन से लूप में, इन लूप, भाई एक लूप और कंसीडर कर लें, 3 इक्वेशन बन जाएंगे अपनी बहुत सुंदर सी। देखो जरा, A D C E और A, तो A D C, देखो A D C E, वापस से A D C E A, बोले सर इसमें कैसे वर्क करेंगे, तो अब आपको अंदर का नहीं देखना है, अब आपको अंदर का नहीं देखना है, अब आप तो सिर्फ इतना पोर्शन देखिए। तो आप देखो A से लेके D तक गए, है ना, और करंट भी इन द सेम डायरेक्शन, तो 5I, इस ब्रांच में कितना है बोला I2, 5I2। चलिए अब D से लेके C तक आ जाओ, तो करंट भी कैसे जा रहा है D टू C, तो आप देखिए कि करंट भी और हम भी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 10 इंटू इस ब्रांच में कितना करंट है बोला I2 प्लस I3, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां से आ जाओ और आगे बढ़े, अब तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखो यहाँ पर I, चलिए तो सॉरी, यहाँ पर क्या है, बैटरी आ गई, तो उसका मतलब है कि -10, बिकॉज हम जो है यहाँ से ऐसे चल रहे हैं और ऐसे जाएंगे, तो इस साइड बैटरी का पहले नेगेटिव टर्मिनल पड़ेगा, तो -10, इसमें कुछ नहीं, I इंटू आर कुछ इंटू नहीं करना होता, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी होती है। अब थोड़ा सा आगे आएंगे, अभी देखिए यहाँ पर हमारे ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन भी है, चलने की डायरेक्शन, और करंट भी इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो +10 इंटू I, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको पहले ही मेंशन कर दे रहा हूँ कि I के प्लेस पर मैं ले लेता हूँ I1 प्लस I2, एक स्टेप बच जाएगा, तो I के प्लेस पर मैं ले लिया I1 प्लस I2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। चलिए क्या करेंगे, सॉल्व कर दो उसको। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि यहाँ से 10 को मैं भेज दे रहा हूँ, ये वाले 10 को इस साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा। नाउ 5I2 प्लस 10I2 प्लस 10I3, ठीक है, और इसको तो मैंने उस साइड भेज दिया। इसके बाद प्लस 10I1 प्लस 10I2, ये बन गया। तो यहाँ से क्या बन रहा है अपने पास, अच्छा कर लें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने। नाउ
कोई दिक्कत नहीं ना। अभी देखिए 5i2 प्लस 10i2 प्लस 10i3, ठीक, तो 5i2 वाला ये रहा, ठीक है, तो आपका 25i2 हो रहा है, ठीक है, प्लस 10i3 हो रहा है और 10i1 हो रहा है, इज इक्वल टू, अभी 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका बचेगा 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2, मतलब 5 कॉमन निकाला ना, i3 इज इक्वल टू, यहाँ भी बचेगा 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। बस चेक कर लूँ ये कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत क्लियर। तो देखिए ज़रा, आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल दो इक्वेशन उठाएं और एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करें, ठीक है। मैं उम्मीद कर पाऊंगा कि आप जो है इन इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व कर पाओगे, है ना। और मैं यहाँ से जो है आपके लिए i1, i2, i3 की वैल्यू ज़रूर पुट कर दे रहा हूँ, सो दैट आपको जो है एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। इक्वेशन बनाना इसमें बस मेन टास्क है अपना। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो करंट गिवन है IAB में, देख रहे हो कि यहाँ पर IAB, AB समझ रहे हो, AB में करंट I1 है, तो इसमें आपको करंट जो गिवन है NCERT टेक्स्ट बुक में, दैट इज आपका 4/17। सो देखिए यहाँ पर जो है ना, आपने I1, I2, I3 की वैल्यूज को सॉल्व करके रख दिया है। अब क्या करेंगे आप कि चेक करिए, आपको हर एक ब्रांच में करंट निकालने को कहा गया था, तो IAB में कितना करंट फ्लो रहा है, I1, सो IAB का जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू I1। नाउ इसके बाद IBC, करंट इन BC, तो BC में जो करंट है दैट इज I1 माइनस I3। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, I1 की वैल्यू 4/17 है माइनस फॉर्मूले का, जो कि अपनी इक्वेशन है, और I3 की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट किया दैट इज माइनस 2/17। ओके, नाउ तो अभी क्या करेंगे आप, यहाँ से कैलकुलेट करके IBC आपको मिलेगा 6/17 एम्पियर। देन ICD आप निकालेंगे, तो ICD क्या है भाई, C2D, I2 प्लस I3 है, तो I2 प्लस I3, जब आप इसको I2 की वैल्यू ये रही, I3 की वैल्यू ये ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4/17। इसके बाद आपका बचता है कि भाई IBD, तो IBD में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I3, सो IBD इज इक्वल टू I3, ठीक है। इस तरह से आप इसमें करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये अपना ये वाला जो है एकदम सिंपल सा बट लेंथी सा क्वेश्चन हो गया। अगर आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको छोटी सी हिंट जरूर दूंगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप इन कोई भी दो इक्वेशन उठाएं, कोई भी दो इक्वेशन, लेट्स से आपने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन उठाई, यहां से कोई भी वैल्यू आप चाहें I1, I2, I3 से I3 की आपने वैल्यू निकाल ली I1 या I2 के टर्म्स में, उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में उठा के पुट करो और कोई भी इक्वेशन आप कंपेयर कर लें, वहां से वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा लेंदी, एक बार करके देखेंगे, आप जरूर बनेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3.10 हमें गिवन है। इसमें मीटर ब्रिज से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस X होगी, एक रेजिस्टेंस Y होगी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर। नाउ तो यहां पर जो बैलेंस पॉइंट हमें मिल रहा है दैट इज दैट पॉइंट 39.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये आपके पास इतना हो गया। इसके बाद भाई ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 माइनस L हो जाएगी। अगर ये 39.5 सेंटीमीटर है L, तो ये हो जाएगी 100 माइनस 39.7 जो है 5 सेंटीमीटर, बिकॉज हमें पता है कि मीटर ब्रिज का वायर जो होता है 100 सेंटीमीटर का होता है। क्लियर नाउ, तो अभी आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में निकालनी है वैल्यू ऑफ X। क्लियर नाउ, तो हमें पता है कि यहां पर जो है हमें पता है कि बीटस्टोन ब्रिज के अंदर या मीटर ब्रिज के अंदर जो कंडीशन बनती है दैट इज R/S इज इक्वल टू L/100 माइनस L, ये कंडीशन है। अभी R/S देखो क्या है, देखिए ये हमारे पास R होता है और ये हमारे पास S रेजिस्टेंस होती है, जो कि हम नॉर्मली जो नोमेनक्लेचर लेकर के चलते हैं। नाउ अभी R क्या है, यहाँ पर R की वैल्यू मतलब X की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। S का मतलब है यहाँ पर Y, तो X/Y इज इक्वल टू L की वैल्यू 39.5 सेंटीमीटर और Y जो है 100 माइनस 39.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। नाउ
y की वैल्यू मैं यहाँ पर प्लेस करूंगा 12.5 ओम जो कि हमें गिवन है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 39.5 सेंटीमीटर अपॉन, सेंटीमीटर सेंटीमीटर यही कैंसिल कर देता हूं मैं, अपॉन में बचेगा 60.5 और ये उस साइड चला जाएगा तो इंटू 12.5 ओम। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा आपका दैट विल बी 8.16 ओम, 8.16 ओम। Here our major goal is to understand the concept or to understand the basic method of calculation, but हम कैलकुलेशन मोबाइल से, कैलकुलेटर से घर पे आराम से बैठ के कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर x इज इक्वल टू उतना पुट करिए। अभी इसके सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इफ x एंड y आर रिप्लेस्ड। पूछ रहा है कि अगर जो है ना, अगर हम x और y को रिप्लेस कर देंगे, से हमने यहाँ पर y को लगा दिया, ठीक है, तो बैलेंस पॉइंट आपको कहां मिलेगा। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि यदि मैं इसी को मैं रीड्रॉ कर लेता हूं, y की वैल्यू कितनी है 12.5, ठीक है नाउ, और देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपने इंटरचेंज करने को कहा है ना क्वेश्चन में 8.16। अभी इसके बाद क्या है कि अगर आप इसको रिप्लेस कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो फिर आपको बैलेंस पॉइंट कहां मिलेगा। बैलेंस पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, L कैलकुलेट करना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखिए, और ये हो जाएगी 100 माइनस L। तो क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात, इस बार R ये हो गया, इस बार S ये हो गया। तो हमें पता है R अपॉन S इज इक्वल होता है L अपॉन 100 माइनस L, ये होता है ना। क्या करेंगे, R कितना है 12.5 अपॉन S कितना है 8.16 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। आप इसको आराम से सॉल्व करें ठंडे दिमाग से। तो 12.5, चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका L की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दैट विल बी 60.5 ओम, दैट विल बी 60.5 ओम, ठीक है। आप आराम से इसको कैलकुलेट करें, आपको आंसर मिलेगा 60.5 ओम। बट याद रखिएगा कि ये जो डिस्टेंस L हम ले रहे हैं दैट इज फ्रॉम पॉइंट A, दैट इज फ्रॉम पॉइंट A, क्लियर है ना, फ्रॉम एंड A। नाउ यहाँ पर आपको थर्ड पोर्शन जो दिया जा रहा है, इस थर्ड पोर्शन में क्या है, इस थर्ड पोर्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इफ गैल्वेनोमीटर इज इंटरचेंज्ड बाय बैटरी। याद रखिए कि अगर आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो कोई इशू नहीं होगा, है ना। नो चेंज विल take place on changing position of battery with गैल्वेनोमीटर। कोई चेंज नहीं आता। हाँ, इसके लिए आपको क्या समझना होता है कि ये अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, बिकॉज मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपने गैल्वेनोमीटर लगा के रखा है और यहाँ पर इस तरह से बैटरी, ठीक है, तो अगर आप क्या करें कि अगर आपने क्या किया, देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, अभी बैटरी से करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक और ये दो, ठीक है। फिर जो है इस तरह से यहाँ, फिर यहाँ पहुंच जाएगा। और गैल्वेनोमीटर जो है ना, दो रेजिस्टेंसेस के बीच में है, हाँ, इस तरह से ब्रिज बना रहा है। तो अगर आप यहाँ पर बैटरी लगा दें, यहाँ इस तरह से, और यहाँ लगा दें गैल्वेनोमीटर, तब भी सेम होगा। अभी क्या होगा, बस डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाएगी। ये यहाँ से आई जाएगा, ये I1 इस डायरेक्शन में, I2 इस डायरेक्शन में। इस I1 का एक पार्ट मतलब यहाँ चला जाएगा I3, या मैं कहूँ IG, और यहाँ चला जाएगा I1 माइनस IG। देख रहे हो, सब कुछ सेम हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है गैल्वेनोमीटर को बैटरी से इंटरचेंज करने पर नो चेंज विल टेक प्लेस, हाँ, इन इट्स बैलेंस लेंथ और एनीथिंग। हाँ, नाउ अभी इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई इन कॉपर स्ट्रिप को थिक क्यों बनाया गया है। तो कॉपर स्ट्रिप को थिक इसलिए बनाया गया है सो दैट इस कॉपर स्ट्रिप की रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकें। और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस से क्या होगा कि भाई इसकी खुद की रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो हमें सिर्फ इनकी रेजिस्टेंसेस को कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी रेजिस्टेंस को भी कहीं ना कहीं फिक्स करना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात। नाउ अभी हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 3.11। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3.11 में हमें गिवन है कि हमारे पास एक इस तरह से ये बैटरी लगी हुई है और ये बैटरी जो है ना चार्ज हो रही है। क्लियर है,
ये बैटरी चार्ज हो रही है, तो हमने कहा भाई ये बैटरी चार्जिंग कंडीशन में है। नाउ तो आपसे कहा जा रहा है कि इस 120 वोल्ट बैटरी से इसको चार्ज करा जा रहा है, इसके बीच में एक 15.5 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दी गई। हाँ, ये सीरीज है तो हमने यहाँ पे लिख दिया सीरीज में कनेक्ट कर दी गई। क्लियर है? जो बैटरी चार्ज हो रही है उसका जो वोल्टेज है या कहीं ईएमएफ है दैट इज 8 वोल्ट। कितना है इसका ईएमएफ है 8 वोल्ट और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। क्लियर? तो आपसे पूछ रहा है कि भाई करंट इन सर्किट, इस सर्किट में करंट कितना होगा। क्लियर है? पहली चीज, इस सर्किट में जो करंट होगा दैट विल बी ड्यू टू दिस बैटरी हैविंग ईएमएफ 120 वोल्ट। क्लियर है? नाउ एक और चीज, भाई आपको कैसे पता कि पॉजिटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट करना है, तो याद रखिए जब भी बैटरी चार्ज होती है ना तो हमेशा सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करना होता है। नाउ तो अभी देखिए करंट इन सर्किट, आपको सर्किट में करंट कैलकुलेट करना है तो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ठीक है? ये बताइए सर्किट में करंट तो फ्लो हो रहा है, किसके कारण? बोला इसके कारण। बट ध्यान रखिए सर्किट में जब करंट फ्लो होगा दैट विल बी, देखो ये दोनों अपना, ये भले ही थोड़ा सा और ये ज्यादा, लेकिन दोनों अपना अपना करंट फ्लो कराने की कोशिश करेंगे। सो यहां पर जो है ना आपको ई के प्लेस पर आप पुट करेंगे ई डैश, और ई डैश विल बी लाइक 120 माइनस 8 वोल्ट। क्लियर है? समझ में आया? तो यहां पर आपको क्या करना है, ईएमएफ की जगह पर जो है नेट ईएमएफ लेना है, मतलब इन दोनों का कैंसल करने के बाद जो इफेक्ट बनता है। तो 120 माइनस 8, कैपिटल आर कितना है 15.5 प्लस स्मॉल आर कितना है 0.5। तो करंट विल बी लाइक 112 अपॉन 16, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड दैट विल बी 7 एम्पियर 16 7 जा 112। क्लियर है? नाउ तो अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। भाई चार्जिंग के समय इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। देखिए वैसे तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज योर V इज इक्वल टू, इस बैटरी के बारे में पूछ रहा है। हाँ, तो E माइनस आई आर होता है कि नहीं होता टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। बट ड्यूरिंग चार्जिंग हमें याद रखना है कि जब बैटरी चार्ज हो रही है तो चार्जिंग के समय पर ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये ज्यादा होता है ईएमएफ से, है ना। तो टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होता है ईएमएफ से, ध्यान रखना। तो ड्यूरिंग चार्जिंग के समय जो वोल्टेज निकालोगे आप टर्मिनल्स पर दैट विल बी V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। ठीक है? अदरवाइज जब करंट ड्रॉ किया जाता है तो E माइनस आई आर होता है। तो V इज इक्वल टू E कितना है, ये है आपका 8 प्लस I कितना है, I है आपका 7 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5। तो V इज इक्वल टू 8 प्लस 3.5, सो V इज इक्वल टू 11.5 वोल्ट। तो ये हो गया आपका इसका टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग। अभी आपको समझना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस, इन सीरीज। ये जो हमने सीरीज में रेजिस्टेंस लगाई है इसका क्या पर्पस है, इसको क्यों लगाया है? इसको इसलिए लगाया सो दैट जो करंट है इसमें बहुत हाई ना हो जाए। बहुत हाई करंट से हीटिंग ज्यादा होती है जिससे बैटरी खराब होने के चांसेस बनते हैं ना। तो यहां पर क्या बोलोगे, टू लिमिट द maximum current in circuit, a resistance of 50.5 ohm is connected in series. I hope this is clear to you. हाँ, तो 3.12 पर क्वेश्चन नंबर 3.12 में हमें गिवन है दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पोटेंशियोमीटर। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है जिसमें एक 1.25 वोल्ट की जो सेल है ये बैलेंस पॉइंट देती है हमें 35 सेंटीमीटर पे। सो सबसे पहले मैं एक इस तरह की कंडीशन बना लेता हूँ, लाइक ये आपके पास कुछ इस तरह से ये कंडीशन है और यहाँ से ये हमारे पास ये वेरिएबल रेजिस्टेंस और ये आपकी मेन प्राइमरी सेल है, ये मेन सेल है। ठीक है? ये आपकी एक्सपेरिमेंटल सेल है। एक मिनट, ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया।
ये आपकी एक्सपेरिमेंटल सेल है। क्लियर है? नाउ अभी ध्यान से देखना, अभी इसका ईएमएफ होगा E1 इज इक्वल टू 1.25 वोल्ट और इस समय बैलेंस लेंथ मिल रही है दैट इज ऑन 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसी कंडीशन बना के दी है कि हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है। इस पोटेंशियोमीटर में ये आपकी एक्सपेरिमेंटल सेल होती है, इस सेल का ही हम ईएमएफ वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेल है। ठीक है, नाउ तो आपको समझना है कि इस सेल का जब हमने ईएमएफ निकाला तो उस समय हमें बैलेंस लेंथ मिली 35 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो कह रहा है कि अगर मैंने दूसरी सेल का मतलब इस सेल को हटाया जिसका ईएमएफ E1 था, उसको रिप्लेस करके ऐसी सेल लगा दी जिसका कोई और ईएमएफ होगा E2, तो इस सेल के लिए मुझे बैलेंस पॉइंट मिलता है एट सम डिस्टेंस 63 सेंटीमीटर। तो आपको कैलकुलेट करना है ईएमएफ इसके लिए, तो आप E2 को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि पहले आपने E1 के लिए कैलकुलेट की बैलेंस लेंथ, देन आपने E2 के लिए कैलकुलेशन की, तो आपने दो सेल्स को कंपेयर किया है। तो आपको क्या करना है भाई, E2 की वैल्यू कंपैरिजन वाले कॉन्सेप्ट से निकालनी है। तो हमने पढ़ा हुआ है E2/E1 इज इक्वल टू L2/L1। जब हम सेल्स को कंपेयर करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर आपने पढ़ा होगा, तो ये हमारे कंडीशन बन के आती है। तो यहाँ से आपको E2 की वैल्यू निकालनी है, तो E1 इंटू L2/L1 प्लेसिंग दीज वैल्यूज। E1 की वैल्यू क्या है 1.25 वोल्ट, 1.25 इंटू L2 की वैल्यू 63 अपॉन इसकी वैल्यू है 35। अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 7 9 जा 7 5 जा, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 1.8 एंड E2 की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी 1.25 इंटू 1.8 या 2.25 वोल्ट। ये इसका ईएमएफ आ गया अगर आप सेकंड वाली सेल यूज करते हैं तो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है दैट विल बी 3.13। क्वेश्चन नंबर 3.13 में हमें गिवन है से वी हैव अ कंडक्टर हैविंग लेंथ 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कॉपर कंडक्टर है और आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू पास फ्रॉम वन एंड टू अनदर। कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स, हाउ लॉन्ग डज इट टेक इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बोलना चाहिए मुझे, डज इट टेक इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू वन एंड टू अनदर। मतलब अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है तो इसको 3 मीटर के कंडक्टर को पास करने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, टाइम का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन स्पीड, लेंथ अपॉन स्पीड। अब ये तो लेंथ तो मुझे पता है लेकिन मुझे स्पीड नहीं पता। अब आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम जानते हैं भाई इलेक्ट्रॉन मूव फॉरवर्ड विद द स्पीड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, तो ड्रिफ्ट स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू NeAVD लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप समझिए कि यहाँ पर N क्या है, N इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना समझे, N क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आप यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, I/NEA। अब यहाँ पर जो करंट गिवन है हमें दैट इज योर 3 एम्पियर, N की वैल्यू हमें पता है 8.5 × 10⁻28 और यहाँ पर E जो है दैट इज योर 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है 6 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंस मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आंसर आपको मिलेगा 1.1 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो स्पीड होगी या जो वैल्यू होगी वो ये होगी। नाउ अभी आपको कैलकुलेट क्या करना है, हमें तो उस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना समय इसको लग जाता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। तो भाई टाइम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो भाई लेंथ क्या है 3 अपॉन स्पीड क्या है, इस जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है 1.1 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम इज इक्वल टू 3 इंटू ये ऊपर जाएगा तो आपका ये 10⁻4 हो जाएगा, नीचे है तो 1.1 है। पॉइंट हटाऊंगा मैं यहाँ से तो 1 0 मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। सो दिस इज 11 का डिवाइड कर दो 30 के अंदर, तो 11 2 जा ये आपका 22, यहाँ पे बच रहा है 8, पॉइंट लगाया 0 आ गई, 11 7 जा 77, इसके बाद पॉइंट लगाया 0 आ गई, 0 पहले से लगा चुके हैं तो यहाँ पर जो है आपका 11 3 जा, तो t इज इक्वल टू आपके पास आ गया टाइम 2.73 × 10⁻4 सेकेंड। भाई इसको इतना लंबा समय
लग जाएगा। समझे? तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज योर